बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डीआईजी शारिक जमाल, उनके कत्ल का केस मैंने आपको रिपोर्ट किया था, और जिस वक्त ये कत्ल हुआ और जिस तरह से वो अपने फ्लैट में जिस हालत में पाए जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद पता लगता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है। और उसके बाद पुलिस ने तबई मौत कह के जितनी तेज़ी के साथ इस केस को बंद किया, उसने बहुत से शक्कों को शुबहात उठाए थे। उस वक्त वो कुर्रतुल-ऐन नामी जो औरत है जो उनके साथ उस वहाँ पे मौजूद थी, उस औरत के बारे में बहुत सी नई बातें जो है वो सामने आ रही हैं। एक सरकारी इदारे में काम करने वाली औरत उस वक्त उनके फ्लैट में क्यों मौजूद थी, उनकी बेटी ने कुछ बातें बताई हैं। अब डीआईजी शारिक जमाल साहब की बेटी और बीवी पहली बार सामने आए। इससे पहले जब मीडिया वहाँ पे मौजूद था तो उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें कहा था कि इस वक्त हम बड़ी तकलीफ में है, हमसे कोई बात या सवाल ना किया जाए। लेकिन उसके बाद अब उनकी बेगम जो है, उन्होंने कुछ बड़े ही चौंका देने वाले इंकशाफात किए कि उन्होंने जो डेड बॉडी है उसको किस हाल में देखा था, किस तरह से मुंह खुला हुआ था, किस तरह से तजोरियां खुली थी, क्या क्या कुछ उन्होंने वहां पे मनाजिर देखे थे, वो सब उन्होंने शेयर किए। वो मैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाती हूँ वीडियो के आखिर में। लेकिन उससे पहले उनकी बेटी ने कुछ इल्जामात लगाए हैं और एक FIR फाइनली कटवाई है, जिसमें उन्होंने कुछ चीजें शेयर की हैं, वो बड़ी ही चौंका देने वाली है। क्योंकि ये खातून जो है, ये इसके सुनने में आ रहा है कि पोस्टिंग हो गई है और ये खातून और इसके शौहर को छोड़ दिया गया था। लेकिन ये दोनों जो है, इन्होंने कहा कि हम उधर खाने पे गए थे और उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, हम उन्हें लेके हॉस्पिटल गए और जो कुछ भी है। लेकिन जो बातें सामने आई वो यही थी कि इस औरत का वहां पर आना जाना था। उस दिन भी इसकी जो शारिक जमाल साहब की बेटी है, उन्होंने कहा कि ये खातून जो है अपने किसी मुशायरे के हवाले से या किसी अदब शेर व शायरी के हवाले से कुछ उनसे पूछने के लिए, जो भी डिस्कशन करने के लिए आई थी। और इस बारे में उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद ने मुझे अपने कत्ल से, क्योंकि वैसे कत्ल कहती हैं, कत्ल से पहले भी आगाह किया था। और कोई इस मुलाकात से 1.5 घंटा पहले जो एक बात हुई थी फोन पर, उस पर भी उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ लोग कत्ल करना चाहते हैं मेरी जायदाद और मेरी चीज़ों की वजह से, और उसकी डिटेल्स भी इनके साथ शेयर की थी। वो ऑडियो कॉल, वो तस्वीर कुछ और कुछ उन्होंने अटैच किए हैं डॉक्यूमेंट्स भी साथ, जिनके अंदर इस बात का प्रूफ मौजूद है कि शारिक जमाल साहब को बाकायदा तौर पे धमकियां मिल रही थी और उनकी इस डेथ के पीछे किसका हाथ हो सकता है, किन लोगों पे उनको शक्कों को शुबहात थे। जिन लोगों के नाम उन्होंने दिए थे वो तमाम नाम जो है उनकी बेटी ने अभी पुलिस के साथ शेयर किए। इससे पहले पुलिस जो FIR नहीं काट रही थी, लेकिन अब उनकी बेगम ने कहा है कि अब मैं मुतमईन हूँ क्योंकि FIR काटी जा रही है और मेरे साथ ताउन किया जा रहा है। इससे पहले उनकी वाइफ जो है वो इस बात पे काफी नाला नजर आती थी कि हमारे साथ उस तरह से ताउन नहीं किया जा रहा। शारिक जमाल साहब जो है वो कोई छोटी हैसियत के लोग नहीं, छोटी हैसियत का बंदा नहीं थे। वो एक DIG थे। एक जैसा कि उनकी बेगम ने भी कहा कि ये पुलिस का भी एक बहुत बड़ा लॉस है। और उसके अलावा इस तमाम तर मामले के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही मशकूक थी, तो वो तमाम चीज़ें जो है उनको अब डिग आउट किया जाएगा होपफुली। और कुछ चीज़ें उनकी बेटी ने जो जिस तरह के उन्होंने बताया कि मेरे वालिद के ऊपर पहले भी एक अटैम्प्ट हो चुका था और उनकी जान खतरे में थी, और ये खातून जो उनके पास आई उसने ना सिर्फ ये कि उनका मर्डर किया, उसने इनको कुछ मिला कर दिया, जिसे कहा जा रहा है कि जिन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की नहीं बल्कि उनको कुछ मिला कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद की तजोरियाँ खुली हुई थी, रबर बैंड के पीसेस वहां पर मौजूद थे कमरे में, यानी कि जिन कागजात के ऊपर से रबर बैंड उतारे गए थे वो पीसेस वहां पे मौजूद थे। और अंदर कोई 8 करोड़ रुपए उन्होंने कहा उसकी मालियत के जो डॉलर्स थे वो उनकी अलमारी में पड़े हुए थे, जो उन्होंने गालबन कोई अपना प्रॉपर्टी बेची थी, उसके कोई अमाउंट थी। उसने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे बाकायदा तौर पर बताया था और हमें मालूम था कि उनके उस वक्त तिजोरी के अंदर वो पैसे पड़े हुए थे, और चूंकि उनके साथ उनके गार्ड्स भी होते हैं तो कोई डर खौफ वाली बात भी नहीं थी। लेकिन इस खातून ने जितनी महारत के साथ ये तमाम चीज़ें वहाँ से गायब की, और जितना असर रसूख है उसे कहीं पकड़ा नहीं जा रहा है। और कुछ और लोगों के उन्होंने नाम दिए जो इस तमाम तर कार्रवाई में उसके शराकतदार है और उनके असर रसूख भी हैं, और जिसकी वजह से उनका ये भी कहना है फैमिली का कि हमें सुना नहीं जा रहा था। आपको बताऊं कि शारिक जमाल साहब की एक अकलौती बेटी है, इनकी और कोई बेटी नहीं है, और इनके बारे में कहा जा रहा था कि अपनी वाइफ से अलग रहते हैं और कोई नाराजगी मियाँ बीवी के दरमियान चल रही है। तो इस बारे में उनकी वाइफ ने भी कुछ बातें शेयर की हैं कि क्या नाराजगी थी, क्यों साथ नहीं रह रहे थे, और वो तमाम चीज़ें जो है उनको उन्होंने क्लियर किया है। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी और मैं आपको इनकी वाइफ के ही ज़ुबानी सुना देती हूँ कि उन्होंने इस तमाम तर मामले के ऊपर क्या कहा। इंशाल्लाह इस केस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, बड़ा ही पुरस्कार केस है अपने अंदर, और एक इतने बड़े ग्रेड के ऑफिसर जिनकी अभी तरक्की भी होने वाली थी और उनके साथ ये सब कुछ हो जाना, और पुलिस की इसके ऊपर इतनी गहरी खामोशी जो है वो किसी सूरत भी हजम नहीं हो रही थी। लेकिन अब लगता है कि इस केस के अंदर कुछ हलचल हो रही है। तो मजीद इस बारे में आपको मालूमात दूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं कोशिश करके अपनी केसेस के अपडेट्स आपको देती रहूं। अल्लाह हाफिज। मुझे पुलिस की अफसाने वाला से जो शिकवा था
وہ اب شکوہ نہیں ہے، وہ مجھ سے بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور تعاون کرنے کا بھی آگے تعاون کرنے کا بھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہاں تک میرا الزام ہے کہ شارق کا ساز و سامان غائب ہے، وہ بالکل ایف آئی آر کا حصہ ہے۔ شارق کا سیف اب کھلی ہوئی تھی، شارق کے پیسے غائب تھے اور شارق کے تمام ڈاکیومنٹس غائب ہیں، وہ ایف آئی آر کا حصہ ہیں۔ اس کے اوپر میں زیادہ روشنی اس لیے نہیں ڈال سکتی کیونکہ کیونکہ اٹس اے پارٹ آف لیگل تھنگ ناؤ، تو میں اپنی کسی بھی طرح اس کو ہاربر نہیں کر سکتی ایف آئی آر کو، اس لیے بالکل شارق کا سامان غائب ہے، وہ ایف آئی آر کا حصہ بن چکا ہوا ہے، اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک رہ گئی شارق اور میری نجی زندگی کے متعلق جو لوگوں نے سوال کیے کہ میری اور شارق کی علیحدگی تھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی میں ناراضگی ضرور ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی میاں بیوی ہو جس میں ناراضگی نہ ہوئی ہو، اور اگر میری اور شارق کے اختلافات اتنے زیادہ تھے تو میں اس عزت کے ساتھ اس کو اپنے آبائی گھر سے رخصت نہ کرتی۔ اس کو جس عزت کے ساتھ وہ مجھے بیاہنے آیا تھا، اسی عزت کے ساتھ میں نے اس گھر سے اس کو رخصت کیا۔ اس کے بعد تو کوئی دوسری بات رہ ہی نہیں جاتی کہ میری اور شارق کی نجی زندگی کیا تھی۔ میری اور شارق کی نجی زندگی بہت اچھی تھی۔ اور جہاں تک قرۃ العین صاحبہ نے ان کو بچانے کی کوشش کی، تو یہ بالکل بات درست نہیں۔ یہ بات پوسٹ مارٹم سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شارق کا منہ کھلا ہوا تھا، اور بلکہ جو ریسکیو 1122 تھے انہوں نے شارق کو منہ کے بل ہی پایا، اور ان کی وفات ویسے ہی ہو گئی ہوئی تھی منہ کے بل، اور ان کا جو جبڑا تھا وہ کھلا یعنی اکڑ گیا ہوا تھا، منہ کھلا ہوا تھا اور منہ پہ خون تھا، ناک سے خون نکل رہا تھا۔ تو اگر انہوں نے بچانے کی کوشش کی تو ان کو 12:30 بجے 1122 کو کال نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ لاش اکڑ چکی ہوئی تھی، جسم ٹھنڈا ہو چکا ہوا تھا۔ قرۃ العین صاحبہ بہت کچھ اور کاموں میں مصروف تھیں، اس کے اوپر میں روشنی نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن آپ کو ایونچولی دنیا کے سامنے آ ہی جائے گا کہ وہ بہت کچھ سمیٹنے میں بہت مصروف تھیں۔ اور جہاں تک رہ گئی بات کہ وہ بہت طاقتور ہیں، اثر رسوخ والی ہیں، اور وہ آئی ایم شور اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گی اس انویسٹیگیشن میں بھی، اور میں یہاں پولیس سے، افسران بالا سے میری درخواست ہے کہ وہ بغیر کسی اثر رسوخ کے ہمیں انصاف دیں، بلکہ شارق کو انصاف دیں۔ شارق بہت بہترین آفیسر تھا، یہ پاکستان پولیس سروسز کا بہت بڑا لاس ہے کہ ان سے ایک بہت شاندار، بہت قابل آفیسر ان سے چن گیا۔ ہم سے تو میرے سے تو میرا خامد اور میری بیٹی سے تو باپ چھنا، لیکن پولیس سے بھی بہت بہترین آفیسر ان سے چھین لیا گیا۔ تو فی الحال تو میں یہی اپنا موقف دینا چاہتی ہوں کہ یہ وچ ہنٹ اس کو نہ سمجھا جائے کہ یہ ایف آئی آر ایک وچ ہنٹ ہے، میں کسی بدلے کے اوپر ایک بیوی، ایک داشتہ کی کہانی نہ سمجھی جائے، یہ شارق پہ ہونے والی ظلم کو ہی سمجھا جائے، جو اس کو جس طرح قتل کیا گیا ہے، اور وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنی ڈائنگ ڈکلیریشن دے چکا ہے۔